अच्छा एग्जाम्पल यही है कि हमने G20 समिट अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे इलाकों में करें, जिनके नाम इंटर फॉरम ये समिट बनाई गई है फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए। ये फॉरम या ये समिट मेनली उस चीज़ को काउंटर करती है जो इकोनॉमिक्स। तो ये समिट ओवरऑल उन देशों के लिए भी बनाई गई है जो कहीं ना कहीं होते हुए फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास चुकाने को। Narendra Modi has passed the presidency of the G20 to Brazil. देश के हर एक राज्य में G20 की बैठकें हुई तो G20 सम्मेलन। जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम विनोद पाराशर है। जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ उसका ऑलरेडी आपने थंबनेल और नेम देख लिया होगा। G20 समिट के बेनिफिट्स इंडिया को क्या हुए। हम पहले इन सबको जानने से पहले हम इस वीडियो को टुकड़ों में बांट कर समझने की कोशिश करेंगे। पहला टुकड़ा हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में G20 है क्या। दूसरे टुकड़े में हम ये समझेंगे कि G20 का इस बार का प्रोपेगेंडा और एजेंडा था क्या, मोटो क्या दिया इंडिया ने। तीसरे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली डिक्लेरेशन G20 का जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट निकला, उस प्रोपेगेंडा पे हमने क्या डिसीजन लिए सामूहिक सम्मेलन में, उसके बारे में। चौथा हम कवर करेंगे कि चाइना और रशिया ने इस बार का G20 समिट अटेंड क्यों नहीं करा। पाँचवें में हम ये समझेंगे कि यूक्रेन को हम इंडिया ने इनवाइट क्यों नहीं करा, क्योंकि कई लोगों को ये मिथ है या होक्स है कि यूक्रेन नहीं आया। एक्चुअल में इंडिया ने यूक्रेन को G20 समिट के लिए इनवाइट नहीं करा था। एट द एंड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिकली फॉरेन पॉलिसीज़ में और चीज़ों में, ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, इन सब में हम लोगों को क्या बेनिफिट मिला G20 के बाद। शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है G20 एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हमें G20 को समझने के लिए G7 को समझना पड़ेगा। G20 का बेस क्या है, G7 का बेस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाई गई, ग्लोबली इतने सारे देश एक जगह आकर मिलते क्यों हैं। इन सब का आंसर सिर्फ एक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। किसी भी तरीके से किसी देश के अंदर कोई युद्ध होने के बाद, कोई आपदा आने के बाद, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद उस देश को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना, एक दूसरे देश के थ्रू हेल्प होना या बड़े बड़े बैंक्स के थ्रू, इंटरनेशनल बैंक्स के थ्रू, स्विस बैंक्स के थ्रू हेल्प प्रोवाइड करवाना, उसके लिए ये फोरम्स बिठाई गई, समिट बिठाई गई। G20 से पहले समिट जो बनी है वो है G7 के मेंबर्स पहले बता देता हूँ आप लोगों को। फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, इटली, जापान, कनाडा, ये सारे देश G7 के मेंबर्स रहे हैं। G7 जब बनी तो G7 का मेन बनने का रीज़न जो था वो था 1970s की ऑयल क्राइसिस। 1970s के समय गल्फ कंट्रीज़ ने ऑयल देने से मना कर दिया था उन कंट्रीज़ को जो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी। इसी कारण से G7 बना। अब बात करते हैं कि G20 क्यों बना, क्योंकि अगर G7 का रीज़न मैंने बताया तो G20 का रीज़न भी कुछ ना कुछ क्राइसिस ही रहा होगा। तो G20 बनने का जो मेन रीज़न था वो था 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में मानी जाती है। इसकी कहानी शुरू होती है थाईलैंड से। थाईलैंड ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को 30% से 17% गिरा दिया, इस सोच में कि उनका जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ेगा, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उसके कंट्री के अंदर। अब उन्होंने गिरा तो दिया, बट वो ये भूल गए कि रेवेन्यू जनरेशन भी इसी चीज़ से होता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम या ज़्यादा करी जाए तो उसका सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन पे पड़ता है। और वही हुआ जब अधिकतर सब देशों को लगने लगा कि थाईलैंड के पास ऑलरेडी थाईलैंड इतनी कम इंपोर्ट ड्यूटी पर हमारे को अपने इन्वेस्टिंग प्लांट्स वहाँ लगाने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, तो बहुत सारे देश वहाँ पर आने लग गए और बहुत सारे देशों ने वहाँ अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। बट जब थाईलैंड का डेप्थ बढ़ने लगा करने के लिए रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पाया उसके पास जितना उसको चुकाना था डेप्थ के थ्रू, तब ये मान लिया गया कि हाँ पूरा थाईलैंड फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो किसी देश में, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, उसका इफेक्ट भी आपके रेवेन्यू जनरेशन पे दिखता है। या तो इन्फ्लेशन आ जाता है या फिर रिसेशन आ जाता है। वही हुआ, ये लोग रिसेशन फेस करें क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा कम कर दिया था।
बाकी देश इसके साथ जुड़े हुए थे बिजनेस एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट में, इनके इन्वेस्टिंग प्लांट्स वहाँ थे थाईलैंड में। इस वजह से जब वो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गया थाईलैंड, तो बाकियों को भी लेके चला गया। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ जापान, टोक्यो, शंघाई, चाइना में दिखा, बल्कि इसका इम्पैक्ट यूके और यूएसए तक दिखा था। इस वजह से एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस फाइनेंशियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्राइसिस मानी जाती है 1997। अब बात करते हैं G20 मैनेजमेंट हमने कैसा करा। मैं आपको बताऊं, 10 महीने टोटल G20 की ये मीटिंग चली है पूरे इंडिया भर में, 60 शहरों के अंदर ये चली है, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। एक्चुअल में इसका एक पूरा सबमिट का एक पूरा फॉर्मेट होता है। इसके अंदर बहुत सारी फोरम्स होती हैं, उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं, अलग अलग सिटीज़ के अंदर करी जाती हैं। वैसे ही इंडिया ने भी करा। इस बार इंडिया ने जो मोटो दिया G20 के लिए वो था वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, जो कि कहीं ना कहीं होते हुए बहुत कारगर मोटो साबित हुआ हमारे लिए। वो मैं आगे बताऊंगा। वो बेनिफिट पॉइंट्स के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग ये मोटो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत सूट होता है। फिर आता है एजेंडास पे कि G20 में इस बार एजेंडास क्या क्या थे। इसके अंदर मेन जो एजेंडास थे वो आपको बताता हूँ। क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंस, सस्टेनेबल ग्रोथ, क्रिप्टो करेंसी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, डेप्थ रीशेपिंग का मैं आपको बता दूं मेन मतलब क्या है। डेप्थ रीशेपिंग का ऐसा होता है, कई ऐसे देश होते हैं जो जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है वर्ल्ड बैंक का। कई ऐसे देश होते हैं जो कम्प्लीटली एक क्राइसिस से होने के बाद वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। कई ऐसे देश होते हैं जिनके अंदर ऑनगोइंग वॉर चल रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। कई ऐसे देश होते हैं जहाँ रिसेशन हिट कर जाता है बहुत बुरी तरीके से, जॉबलेस हो जाता है पर्सन्स। उसके लिए सारे देश एक जगह मिलते हैं, बैठते हैं। ये उसी टाइप की समिट है। सारे देश एक जगह बैठते हैं, मिलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि यार इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई देश अगर कम्प्लीटली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो बाकी देशों की हेल्प लेता है इन समिट्स के थ्रू, ताकि उसके ऊपर अगर वर्ल्ड बैंक प्रेशर डाल रही है कि आप अपने पेमेंट जो ड्यू पेमेंट है उनको क्लियर करिए, तो यहाँ इन समिट्स के अंदर बाकी देशों से फाइनेंशियली हेल्प मांगकर उन डेब्ट्स को या तो कवर करता है, या फिर इन समिट्स के अंदर मैं आपको बता दूँ, इन समिट्स के अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ अलग अलग देश नहीं आते, वर्ल्ड बैंक चेयरपर्सन, IMF चेयरपर्सन, ये सब भी आते हैं। तो इस मीटिंग में एक बोला जाए तो इस मीटिंग में एक तरीके का एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने देश के लिए कि आप उनको ये बता सकें कि हम अभी नहीं चुका पा रहे हैं, या फिर हम अभी इस कंडीशन में हमारे वॉर हुई है या नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम आपका डेप्थ नहीं चुका पा रहे हैं, तो या तो आप डेट आगे बढ़ा दीजिए, या फिर हम किसी और कंट्री से हेल्प भी मांग सकते हैं। तो ये समिट ओवरऑल उन देशों के लिए भी बनाई गई है जो कहीं ना कहीं होते हुए फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास चुकाने को पैसा नहीं है, कर्ज चुकाने को पैसा नहीं है वर्ल्ड बैंक का। तो इस वजह से भी ये एक बहुत समिट ज़रूरी है सभी देशों के। वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस बार वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा जो अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं जो हमारे पार्लियामेंट ने भी इस बार करा है, वो वुमेन प्रोटेक्शन लॉ जो लेकर आए हैं ये अभी रिसेंटली, अभी जो करंट सेशन हुआ था उसके अंदर आया था ये। तो उस टाइप से ये सारे के सारे एजेंडाज और प्रोपोगंडाज। अब बात करते हैं कि चाइना और रशिया G20 समिट में क्यों नहीं आया। तो मैं रशिया का एक बहुत क्लियर आउट आपको एक चीज़ बता दूं कि रशिया में अभी भी ऑनगोइंग सिचुएशंस वैसी नहीं है, सेटल डाउन नहीं है। यूक्रेन रशिया वॉर आप सभी ने अपने फ़ोन्स के अंदर, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने पोस्ट वीडियोस देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं होते हुए उस चीज़ को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ने एक अक्यूज्ड के रूप में व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के रशिया के हैं, उनके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस चार्ज लगा रखा है, जिसकी वजह से वो फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिस वजह से वो नहीं है। रही बात चाइना की, तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा बिगड़े हैं। उसका रीज़न है अरुणाचल, लद्दाख, मैप कॉन्फ्लिक्ट, तवांग वैली, ये सारे के सारे मेनली लैंड वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर जो चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चलता आ रहा है, उसी वजह से चाइना ने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी है।
और उसके मीटिंग ना अटेंड करने से कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। उसके बारे में बात करेंगे बेनिफिशियल वाले पॉइंट में। अब बात करते हैं यूक्रेन क्यों नहीं आया। यूक्रेन आया नहीं, यूक्रेन को बुलाया नहीं गया। अब आप पूछोगे कि यूक्रेन को तो बुलाना चाहिए था, यूक्रेन से हम बहुत सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल बुलाना चाहिए था। बट इसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया ने इस सिचुएशन को हैंडल करा है, एक डिप्लोमेटिक तरीके से। अगर आप इस चीज़ को ढंग से समझें तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पे सभी को पता था G20 समिट कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन में करी जा रही है जिस ड्यूरेशन में ग्लोबली सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। तो अगर यूक्रेन आता तो ये पॉइंट बहुत इफेक्टिवली उठाया जाता कि यूक्रेन पर बात क्यों नहीं हो रही है, यूक्रेन पे इतनी बड़ी जगह इतना सब कुछ हो रहा है तो वहाँ बात क्यों नहीं करी जा रही है। इसका सभी को आंसर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ऑलरेडी दे दिया है। एस जयशंकर जी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में इस बात को ख़त्म कर दिया। ये फोरम, ये समिट बनाई गई है फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए। ये फोरम या ये समिट मेनली उस चीज़ को काउंटर करती है जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर यूक्रेन को इस टाइप का मुद्दा उठाना है तो वो यूएनएससी में जाए। यूएनएससी में बता दूं आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है। वहाँ पर इस टाइप के मुद्दे उठाए जाते हैं जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल अक्यूज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट काउंटर, मिलिट्री कूप जैसे जो बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको वहाँ क्लियर आउट करा जाता है। तो इस वजह से यूक्रेन को इंडिया ने इन्वाइट नहीं करा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव निकला। ये इफेक्टिव ऐसे निकला क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि G20 समिट में मेनली जो टॉपिक उठाया जाएगा वो उठाया जाएगा रशियन यूक्रेन वॉर के बारे में। और हमें पता है हमने इस सिचुएशन में न्यूट्रल पोजीशन ले रखी है। तो हम ना तो रशिया के अगेंस्ट बोल सकते थे, ना ही यूक्रेन को कम्प्लीटली सपोर्ट कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर हमने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करा है। अब बात करते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन और बेनिफिट के बारे में, जिसकी वजह से वीडियो हमने बनाई है। दिल्ली डिक्लेरेशन और बेनिफिट कहीं ना कहीं दोनों एक ही जगह पर या एक ही इसका आंसर है। तो वो आंसर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे को इंडिया को कैसे बेनिफिट हुआ और कैसे इंडिया ने बहुत ढंग से G20 समिट को होस्ट करा है। सबसे पहला, AU को जोड़ना। ये बात हम सभी ने सुनी है कि अफ्रीकन यूनियन को इस बार जोड़ लिया गया है। अफ्रीकन यूनियन को क्यों जोड़ा गया, मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक्चुअल में चाइना की एक बहुत ही मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही एक जगह पे बोला था कि चाइना इन चीज़ों में बहुत अलग है। चाइना को हमने बहुत तरीके से डिप्लोमेटिकली हमने उसको उसके ट्रेड पर, उसके फाइनेंशियल बैकबोन पर हमने हिट करा है बहुत अलग तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। एक्चुअल में चाइना की एक बहुत ही बुरी पॉलिसी है जिसने कई देशों को बर्बाद कर दिया, जिसको जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स हैं उसको चाइना की उस पॉलिसी को प्रीडेटर इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल में तरीका क्या है। चाइना क्या करता है, चाइना उन गरीब देशों को पकड़ता है जिनको पैसे की ज़रूरत है, उन्हें वो पैसा देता है और उन्हें उस चाइना को ये बात पता होती है कि ये चुका नहीं पाएंगे, तो उसके बदले उनसे उनके एसेट्स ले लेता है। एसेट्स में क्या क्या आते हैं, पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ। और आप मानोगे नहीं, इसी बिना पर उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी टेक्निक है BRI, वो स्टार्ट करी, जिसके चलते उसने बड़े बड़े देशों को अपने अधीन कर लिया, बड़े बड़े देशों को उसने अपने कर्जे के अंदर डाल दिया। उसका रूट भी बहुत लंबा है BRI का, एक्चुअल में सिल्क रूट भी है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेते हुए बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट चाइना का था, मतलब कि चाइना ने उन्हें पैसे दे रखे थे, और उसके बदले में जब वो उस पैसे को नहीं चुका पाए तो चाइना ने वहाँ के एसेट्स यूज़ कर लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट होता है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो। यही काम उसने अफ्रीका के साथ करा। अफ्रीका की टोटल GDP $3 ट्रिलियन की है। इसके अलावा अफ्रीका टोटल 55 स्टेट से बना हुआ है। और अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
वहाँ पर भी अगर आप देखो तो अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर जिस देश ने इन्वेस्ट कर रखा है वो है चाइना। और जब अफ्रीका के इन 55 स्टेट्स में से कोई चाइना की उस कर्ज को नहीं चुका पाता है तो अफ्रीका को चाइना को अपने पोर्ट्स देने पड़ते हैं, जिसका फ़ायदा चाइना बहुत ढंग से उठाता है और उसने ऐसे ही बाकी कई देशों को भी ख़त्म करा है। और इसी का अल्टरनेटिव और यूँ कह सकें सब्स्टिट्यूट निकाल कर दिया इंडिया ने, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहीं ना कहीं होते हुए हमारे को BRI का एक अल्टरनेट दिखता है। और ये हम ही को नहीं, ये बाकी देशों को भी लगता है। इसके अलावा बेनिफिट हमें और कहाँ हुआ, इसके अलावा हमें बेनिफिट हुआ, हम पहले अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाते थे। टेररिज्म के खिलाफ बोलने वाला सबसे पहला देश इंडिया ही था, बट ऑन दैट टाइम वी आर ऑन नॉट दैट मच ऑन ग्रोथ। तो उसकी वजह से हमारी आइडियोलॉजीज या हमारे POV को कभी उस तरीके की इम्पोर्टेंस नहीं मिली। बट अब इस सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि हाँ, इंडिया अपना POV बहुत ढंग से प्रूव करता है। इंडिया ना सिर्फ अपना POV ढंग से प्रूव करता है, बल्कि उस POV को और लोगों को भी उस POV को दिखाने की और उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करवाता है। इसके अलावा इंडिया ने अपना खुद का एक स्टेबल प्लेटफॉर्म भी रेडी करा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा खुद का एक स्टेज जहाँ पर वो खुद बाकी देशों को अपना व्यू पॉइंट, अपना POV बता सके हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग। और यही कारण है कि हाँ, नेम समिट जब हुई थी, जब इंडिया ने होस्ट करी थी नेम समिट 1963 में आई थिंक, तब नेम समिट को जब हमने होस्ट करा था तो सिर्फ हम एक होस्ट ही थे। हम सिर्फ और सिर्फ मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट में ही रह गए, हमने कभी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा। बट उसी सिचुएशन को देखते हुए अब की सिचुएशन देखी जाए तो G20 समिट में हमने ना सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि अपनी बात मनवाई भी, हमने अल्टरनेट्स भी दिए, हमने अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को छोड़कर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी पर भी हमने काम करा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि हमने G20 समिट अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे इलाकों में करी है, जिनके नाम इंटरनेशनल कोर्ट में डिस्प्यूट लैंड के नाम से उनके बारे में डिस्कशन होता है। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव लिए हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हमने कनाडा और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुई है उसके अंदर भी हमने बहुत ढंग से उस चीज़ को हैंडल करा है। इंडिया कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर स्विट्ज़रलैंड की तरह सोचता है। स्विट्ज़रलैंड को आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है, या फिर वो किसी एक देश को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो किसी एक देश का ऑफेंसिव कर रहा है। नहीं, वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन लेकर रहता है। उसका मेन फोकस खुद की पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि खुद की सेल्फ ग्रोथ कैसे हो, खुद की GDP कैसे बढ़ाई जाए, खुद के एम्प्लॉयमेंट फैक्टर पे कहाँ करा जाए, खुद के क्लाइमेटिक फैक्टर पे कैसे काम करा जाए। और उसने उस चीज़ पे बहुत ढंग से काम करा है। स्विट्ज़रलैंड को ये बात बहुत ढंग से पता है कि उसकी न्यूट्रल पोजीशन लेना बहुत ज़्यादा उसके खुद के सेल्फ ग्रोथ में या सेल्फ डेवलपमेंट में काम देगा। उसने सबसे बना कर रखी है और यही प्रोसेस और यही स्ट्रेटेजी अब इंडिया यूज़ कर रहा है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा इस टाइप की वीडियोस बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मैं अपना POV और अपना समझने का तरीका आप लोगों के सामने ला सकूं कि मैं इन टॉपिक्स को कैसे समझता हूं, कैसे लेता हूं। और दूसरा मेरा कोशिश ये है कि मैं ये समझा सकूं कि आप लोगों को भी इन चीज़ों पे समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। कि ऑल्दो आप भी एक बहुत बड़ी कंट्री के एक सिटीजन हैं, तो आप लोगों को भी इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए इन पे सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी रही बात वीडियो क्वालिटी और ऑडियो की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनको ठीक कर पाऊँ। बट जैसे जैसे ये होता जाएगा, आई होप जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा, ये बदलते जाएंगे, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू, आई होप you like this video. Kindly share this as much as you can. Thank you so much. Jai Siya Ram.